एक आदमी अपनी ही पत्नी और दोनों बच्चों को अपने ही हाथों से कत्ल कर देता है। और ये ही नहीं, बच्चों के ट्यूशन टीचर के लाश के साथ दरिंदगी करता है। ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी जो जमशेदपुर के टाटा स्टील के फायर डिपार्टमेंट में कार्यरत था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को हथौड़े से बेरहमी से हत्या करता है और जब छोटी वाली बच्ची को मारने के लिए जाता है तो उसके सिर को प्यार से हाथ से सहलाता है और कहता है कि तुम जी कर क्या करोगी, ये दुनिया तुम्हें अच्छे से जीने नहीं देगी, और हथौड़े से उसके सिर पर वार कर देता है। खून के छींटे चारों तरफ फैले हुए थे, लेकिन उसने अपनी बेटी को ऐसा क्यों कहा कि ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, और ये ही बात पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है। ऐसा क्या हुआ था जो एक आदमी खुद से ही अपने परिवार को खत्म कर दिया? ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण उसने ऐसा किया? वजह जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इस वजह से अपने परिवार को खत्म कर सकता है। चलिए जानते हैं वो क्या थी वजह। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके बीच ऐसे ही कहानी लाते रहे। दिन था 11 अप्रैल 2021 की रात के 9 बज रहे थे। झारखंड के जमशेदपुर के टाटा कॉलोनी के एक घर में पार्टी चल रही थी। ये घर था टाटा स्टील के फायर डिपार्टमेंट में काम कर रहे दीपक की। दीपक जो 42 साल का था, उसकी पत्नी वीना जो 38 साल की थी, उसके दो बेटी, बड़ी बेटी 15 साल की और दूसरी बेटी 8 साल की थी। और आज वीना का भाई आनंद यानी दीपक का साला भी घर खाना खाने के लिए आया था। आनंद कहता है कि अच्छा हुआ कि आज मटन बनाया है, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू होने वाला है और तब तो मटन खा भी नहीं पाते। खाना खा के आनंद अपने घर चला जाता है। दीपक अपनी बेटियों को कहता है कि खाना खा लिया तो अब जाओ सोने, क्योंकि काफी रात हो गई है और कल सुबह स्कूल भी जाना है। अब दीपक और बीना भी सोने के लिए चले जाते हैं। रात के करीब 3 बजे दीपक जागता है और गेट के बाहर झोला लटका था, उसमें एक हथौड़ा रखा था। वो हथौड़ा लेकर अपने बेडरूम में जाता है और अपनी पत्नी को अच्छे से देखता है और उसके सिर के बाईं ओर हथौड़े से जोर से मारता है। वीना जोर से चिल्लाई, उसका सिर फट गया। फिर उसने सिर के दाईं ओर मारा, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं गई। वीना दर्द से कराह रही थी तो दीपक वीना के पेट पर बैठ जाता है और उसके मुंह को तकिया से दबा देता है और उसने आखिरी बार वीना के सिर के बीच में मारता है और इस बार वीना दम तोड़ देती है। खून की छींटें चारों तरफ फैली हुई थी। अब वो अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ता है। अब वो अपनी बड़ी बेटी को देखता है और उसके सिर को सहलाता है, चूमता है और हथौड़े से पूरा जोर लगा के मारता है और 1-2 हथौड़े के वार से उसकी जान निकल जाती है। अब वो अपनी छोटी बेटी की ओर देखता है और सोचता है कि इसे मारूं कि नहीं, और कहता है कि तुम जी कर क्या करोगी, इस दुनिया में तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, और उसने अपनी छोटी बेटी को भी मार दिया। अब दीपक अपने कपड़े और जिस कपड़ा पर खून लगा था उसे वॉशिंग मशीन में डाल देता है, खुद नहाता है और पूजा पाठ करता है, जैसे मानो कि अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा हो कि मुझे माफ कर दो। वो 2 घंटे तक भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे माफ कर दो। अब सुबह के 7 बज गए थे। दीपक अपने ससुराल जाता है और कहता है कि वीना के गहने जो यहाँ है वो दीजिए। वीना और बच्चे रांची जा रही है। दीपक वहाँ से गहने लेकर घर आ जाता है। वीना के घर वाले को भी लगता है कि मेरी बेटी कहीं जा रही होगी तो इसके वजह से उसे गहने की जरूरत पड़ सकती है। लगभग 9 बजे दीपक अपने दोस्त रोशन को कॉल करता है और कहता है कि अगर फ्री हो तो आओ मेरे घर, आज यहीं पे लंच करेंगे। रोशन बोलता है ठीक है,
टाइम मिलता है तो मैं आता हूँ। अब 10 बज चुके थे। घर के बाहर से एक आवाज आता है कि वो दीपक के बच्चों को बुला रही थी। ये आवाज थी बच्चों के ट्यूशन टीचर रिया घोष की, जो लगभग रोज 10 बजे तक आ जाती थी। दीपक आवाज सुनकर घबरा जाता है और अपने बेडरूम जाकर वीना की लाश को चादर में लपेटने लगता है, लेकिन रिया उसके बेडरूम में आ जाती है। दरअसल दीपक जब ससुराल से घर आया तो अंदर से गेट बंद करना भूल जाता है, जिसके वजह से रिया उसके कमरे में आ जाती है। रिया ये देखकर जोर से चीख पड़ती है। दीपक उसका तुरंत मुंह बंद करता है और उसे दूसरे कमरे में ले जाकर उसे धमकी देता है कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। फिर उसके हाथ पैर बांध देता है, उसके मुंह पर टेप लगा देता है और सोचने लगता है कि रिया का क्या किया जाए, क्योंकि उसने तो सारी चीजें देख ली है और ये बाहर जाके बता देगी। फिर सोचता है कि इसे भी सब कुछ पता चल गया है, इसे भी मारना पड़ेगा और रिया के पास जाता है और उसे कमरे से बाहर लेकर आता है। फिर हथौड़े से उसके ऊपर भी मारता है, जिससे रिया की जान चली जाती है। अब दीपक रिया के पैर पकड़कर घसीटते हुए ठिकाने लगाने जा रहा था तो रिया के निचले वाले कपड़े खुल जाते हैं, जिसे देखकर उसका नियत खराब हो जाता है और अपने कमरे से शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आता है और गोली खाकर वो रिया की लाश के साथ बार बार रेप करता है। उसके बाद रिया की लाश को सोफा के बॉक्स में छिपा देता है और ऊपर से सोफा रख देता है। दोपहर के करीब 2 बज चुके थे। रोशन दरवाजे पर आ गया था। दीपक जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कि रोशन अपनी पत्नी और साला अंकित को लेकर आया है। दीपक 1 मिनट के लिए सोचने लगता है कि मैंने तो सिर्फ रोशन को बुलाया था। दीपक बोलता है आओ बैठो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है। रोशन और उसकी पत्नी वॉशरूम में जाते हैं बच्चा का डायपर चेंज करने के लिए। उधर दीपक अंकित पर हमला कर देता है। अंकित जोर से चिल्लाता है तो रोशन बाहर निकलता है तो दीपक रोशन पे भी हमला कर देता है। तो रोशन की पत्नी वहां से भागकर बाहर निकलती है और आसपास के लोगों को बुलाकर लाती है। लोग जब आते हैं तो देखते हैं कि रोशन और अंकित लहूलुहान था। उसे बाहर लेकर आते हैं। फिर दीपक भी बाहर आता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई। वो अंकित से किसी बात पे बहस हो गई थी, जिसके वजह से गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया। आप लोग इसे हॉस्पिटल ले जाइए, मैं पीछे से आता हूँ। लेकिन दीपक रास्ते से कहीं और चला गया। अब रोशन की पत्नी दीपक के साला को कॉल करती है और बताती है कि आपके जीजा ने ये सब क्यों किया। ये सुनकर आनंद अपने जीजा के घर जाता है और वो घर के दरवाजे तोड़कर अंदर जाता है, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद था। जब बेडरूम में जाता है तो देखता है कि चारों तरफ खून फैला है और चादर में उसकी बहन का लाश पड़ा हुआ है। वो सबसे पहले पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है और कमरे की तलाशी करते हैं तो बीना की लाश के साथ साथ बच्चों का भी लाश मिला। एक जगह सोफा थोड़ा उठा हुआ था तो पुलिस सोफा को उठाता है तो उसमें रिया की अर्धनग्न लाश मिली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दीपक फरार चल रहा था। सभी जगह इस केस के बारे में खबर चलाया जा रहा था। तो तब ज्वेलर वाले पुलिस के पास आते हैं और बताते हैं कि जिस आदमी के बारे में न्यूज आ रहा है वो मेरे दुकान पर गहने बेचने आया था। 3 लाख का गहना था, जिसमें 1.5 लाख कैश दिए और बाकी के उसने बोला कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, उस पर ऑनलाइन कर दीजिएगा। पुलिस वो अकाउंट नंबर लेता है। वो अकाउंट HDFC बैंक का था। पुलिस ने HDFC बैंक के मैनेजर को कहा कि इस अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। कुछ दिन बाद HDFC बैंक में एक आदमी आता है दीपक के अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा करने के लिए। कैशियर जैसे अकाउंट नंबर डालता है उसे पता चलता है कि ये अकाउंट तो दीपक का है। वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं।
पुलिस जब बैंक पहुंचता है तो देखता है कि वो आदमी तो दीपक ही है। पुलिस दीपक को बैंक से गिरफ्तार करता है और पूछताछ में बताता है कि ये खून रोशन ने ही किया है। पुलिस शक्ति से पूछताछ करते हैं तो बताता है कि मैंने ही अपनी पत्नी और बच्चों को मारा है। हालांकि मैं बच्चों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में मुझे ये करना पड़ा। पुलिस पूछते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपको अपनी ही पत्नी और बच्चों को मारना पड़ा। दीपक कहता है कि मैंने रोशन के मामा के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। मैंने 17 लाख में एक ट्रक खरीदा। सोचा कि नौकरी तो है ही, दूसरा इनकम बिजनेस से आएगा। लेकिन रोशन के मामा ने धोखा दिया। उसने बोला कि बिजनेस में घाटा हो रहा है। इसके बाद दीपक ने वो ट्रक रोशन को दे दिया। यहाँ भी यही होता है। रोशन भी दीपक को 1 रुपया नहीं देता है और ऊपर से दीपक पर 10 लाख का कर्जा था। तो उसने सोचा कि अब बहुत हो गया, मैं रोशन को जान से मार दूंगा और सारी प्लानिंग बनाई। फिर उसे याद आया कि रोशन को मारने के बाद मैं जेल चला गया तो मेरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा। उसे दुनिया वाले जीने नहीं देंगे। उसे हत्यारे का पति और बच्चों को हत्यारे की बेटी बुलाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं ही उसे जान से मार दूं। इस प्लान में रिया को मारने का नहीं था, वो तो अचानक से वहां आ गई। इस तरह इस कहानी का अंत होता है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। बाकी ये कहानी सुनने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।